हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पीसी टारगेट बैच। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ साइंस विज्ञान का थ्योरी ऑब्जेक्टिव पार्ट। वैसे स्टूडेंट जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस, पैरामेडिकल एंट्रेंस और आईटीआई एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हैं वो इस मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। और वैसे स्टूडेंट जो 10th और 12th 2021 का तैयारी कर रहे हैं वो भी मेरे इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरी ऑब्जेक्टिव पार्ट होने वाले हैं दोस्तों, तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। वैसे स्टूडेंट जो मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल पीसी टारगेट बैच को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सीधे आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का पहला थ्योरी आप सबके लिए कह रहा है यकृत, जिसे हम लीवर भी के नाम से भी जानते हैं, यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। जी हाँ, यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। तो क्या रहता है, कौन सा विटामिन रहता है भंडारित? तो आपका जो है दोस्तों विटामिन ए भंडारित रहता है। किसमें? यकृत में। तो याद रखिएगा दोस्तों कि यकृत में, हमारे लीवर में जो भविष्य के लिए भंडारित विटामिन होता है तो विटामिन ए होता है। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट थ्योरी है कि विषाणु, जिसे हम वायरस के नाम से जानते हैं, विषाणु की खोज किए थे। विषाणु की खोज किए थे तो किन्होंने किए थे? तो इवानोविक्स महोदय ने विषाणु का खोज किए थे। याद रखिए दोस्तों कि विषाणु का खोज किन्होंने किए थे? तो इवानोविक्स महोदय ने विषाणु यानी कि वायरस का खोज किए थे। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट थ्योरी को बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरी में आपका कह रहा है कि विषाणु का अध्ययन है। विषाणु का अध्ययन है यानी कि विषाणु का अध्ययन कहलाता है। विषाणु का अध्ययन कहलाता है। किस क्षेत्र में विषाणु का अध्ययन करते हैं? तो किस में करते हैं? तो बाइकोलॉजी। विषाणु यानी कि वायरस जो है, वायरस का अध्ययन किस में किया जाता है? तो बाइकोलॉजी में वायरस का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरी आपका इंपॉर्टेंट ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरी आपका रानीखेत बीमारी फैलती है। जी हाँ, रानीखेत बीमारी फैलती है आपका किससे द्वारा? तो वायरस द्वारा। रानीखेत बीमारी है जो एक वायरस द्वारा फैलती है, जो आजकल हम लोग के तरफ एक कोरोना नाम का वायरस फैला हुआ। तो दोस्तों इसी प्रकार का एक रानीखेत बीमारी है। तो चलिए दोस्तों आज देखिएगा, नेक्स्ट थ्योरी को बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपका कि जंतुओं में होने वाली, क्या है? जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग है। क्या? जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग है। तो यह किसके कारण फैलता है? तो ये आपका विषाणु कारण फैलता है। ये आपका वायरस के कारण फैलता है। तो याद रखिएगा कि फुट एंड माउथ रोग किसके कारण फैलता है? तो ये आपका विषाणु के कारण ही फैलता है। चलिए नेक्स्ट थ्योरी को बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपका है कि कवकों का अध्ययन कहलाता है। जी हाँ, कवकों का अध्ययन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन कहलाता है तो आपको माइकोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन अराइज करता है दोस्तों कि कवकों का अध्ययन किस क्षेत्र में किया जाता है? तो आपको माइकोलॉजी का ऐसा क्षेत्र है जिसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट थ्योरी को बढ़ते हैं। आपका कह रहा है क्या कि शैवालों का अध्ययन कहलाता है। तो शैवालों का अध्ययन आपका क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। यहाँ पे देखिए कवको था, यहाँ पे शैवाल है, तो शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपका शैवालों की कोशिकाएं भित्ति बनी होती है। जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो किससे? तो सेलुलोज की। शैवालों की कोशिका भित्ति किसके बनी होती है? तो आपका सेलुलोज की जो होती है, शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है। चलिए नेक्स्ट थ्योरी के बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपका कि जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की खोज किन्होंने किए थे? तो आपका ल्यूवेनहॉक महोदय ने किसका किए थे? तो जीवाणु का यानी कि बैक्टीरिया का खोज किए थे ल्यूवेनहॉक महोदय ने। याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। चलिए नेक्स्ट में आपका ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। जी हाँ, क्या? ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। किस में होता है दोस्तों? तो आपका इस पात में होता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। किस में होता है? तो आपका इस पात में होता है। चलिए नेक्स्ट में है ध्वनि की गति। ध्वनि की गति धीमी होती है। किस में होती है? तो आपका हवा में। ध्वनि की गति धीमी होती है किस में? तो हवा में होती है जो ध्वनि की गति धीमी होती है। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट थ्योरी को बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरी में आपका है कि ध्वनि की चाल होती है तो आपका 760 मील पर घंटा।
760 मील पर घंटा। आज देखिए दोस्तों कि ध्वनि की चाल जो है हो क्या होता है, तो 760 मील पर घंटा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट थ्योरी पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में है कि वायु है क्या है, तो एक गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है, तो एक गैसों का मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट में आपका वायु उदाहरण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आते रहता है कि वायु क्या है। वायु किसका उदाहरण है, तो गैस में विलयन का उदाहरण है। वायु के उदाहरण है किसका, तो गैस में विलयन। चलिए नेक्स्ट में आपका कि हवा में ध्वनि का वेग होता है। तो कितना होता है, तो 332 मीटर पर सेकेंड। आप देखिएगा दोस्तों हमेशा अक्सर एग्जाम में आते रहता है, तो क्या है, मीटर पर सेकेंड। 332 मीटर पर सेकेंड, यानी कि किसमें, तो हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में ध्वनि की तीव्रता की इकाई है डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है, तो आपका क्या है, डेसिबल। आप देखिएगा दोस्तों क्या है, तो डेसिबल आपका ध्वनि तीव्रता की इकाई है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हवा का वाष्प घनत्व होता है। तो 14.4 क्या कितना होता है, तो 14.4 जो होता है क्या होता है, हवा का वाष्प घनत्व होता है। चलिए नेक्स्ट थ्योरी आपका प्रकाश वर्ष मात्रक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है, तो आपका दूरी का। किसका है, तो दूरी का आपका है प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है, दूरी का। याद रखिए दोस्तों अक्सर एग्जाम में आते रहता है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो आपका यही है दूरी का। चलिए नेक्स्ट में आपका एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो आप देखिएगा दोस्तों कि 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर में होता है, और ये है 9.46 × 10⁻15 मीटर। एक आपका किलोमीटर में होता है और एक आपका मीटर में होता है। दोस्तों अब देखिएगा तो किलोमीटर में क्या होता है दोस्तों, तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। मीटर में क्या होता है, ये आपका 10⁻15 हो जाएगा। मीटर में क्या हो जाएगा, 10⁻15, और किलोमीटर में क्या हो जाएगा, 10⁻12। तो आ देखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट थ्योरी को बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपका दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। तो क्या है, तो पारसेक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो पारसेक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। जड़ों का रूपांतरण है, तो आपका मूली और गाजर। याद रखिएगा कि जड़ों का रूपांतरण क्या है, तो मूली और गाजर। क्वेश्चन अराइज करता है दोस्तों कि मूली एवं गाजर को किस भाग को हम लोग खाते हैं, तो किस भाग को खाते हैं, तो यानी कि जड़ों को हम लोग खाते हैं। तो ऐसा कौन सा है जो जिसके हम जड़ों को खाते हैं, तो मूली, गाजर और बहुत सारे ऐसे जो है खाद्य पदार्थ है जिसको हम जड़ों को खाते हैं। तो आप देखिए दोस्तों, ठीक है, तो जड़ों का रूपांतरण क्या है, तो मूली और गाजर। चलिए नेक्स्ट थोड़ी को बढ़ते हैं। तने का रूपांतरण है, तो क्या है, तना। तो जिसमें आलू और प्याज क्या है, तने का रूपांतरण है। तो आलू और प्याज का किस भाग को हम लोग सेवन करते हैं, तो तने का। किस भाग का करते हैं दोस्तों, तो तने का। तो याद रखिएगा दोस्तों कि आलू का किस भाग का हम लोग खाते हैं, तो तने को खाते हैं। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में आपका प्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपका थ्योरी है दोस्तों। ये आपका क्वेश्चन अराइज करते रहता है कि प्यूटरी ग्रंथि पाए जाते हैं तो मस्तिष्क में। आप देखिएगा कि प्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो मस्तिष्क में आपका प्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। जब मैं इससे रिलेटेड आपका मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में लाऊंगा तो देखिएगा ये सारा आपका क्वेश्चन आपका उसमें अराइज किए हुए रहेगा दोस्तों। तो इसलिए अभी बहुत ही अच्छी तरीक़ा से थ्योरी पार्ट पढ़ें, ताकि आपका जब मैं क्वेश्चन पेपर कराऊं तो आप में दिक्कत ना हो। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपका मास्टर ग्रंथि कहलाता है। जी हाँ, मास्टर ग्रंथि कहलाता है। तो क्या है, तो प्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहलाता है। तो मास्टर ग्रंथि प्यूटरी ग्रंथि कहलाता है। याद रखिएगा दोस्तों कि मास्टर ग्रंथि कौन कहलाता है, प्यूटरी ग्रंथि कहलाता है। तो मास्टर ग्रंथि कौन कहलाता है, मास्टर ग्रंथि कहलाता है। तो प्यूटरी ग्रंथि ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं, जिसे हम पीयूष के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों कि प्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो मस्तिष्क में पाई जाती है। तो मास्टर ग्रंथि कहलाता है, यानी कि प्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में ही हम लोग
मास्टर ग्रंथि कहते हैं। चलिए नेक्स्ट थोड़ी बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपका शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, क्या है? तो प्यूटरी। तो शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि आपका प्यूटरी ग्रंथि है और ये मास्टर ग्रंथि कहलाता है। याद रखिएगा कि शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि जो है आपका क्या है? प्यूटरी, और यह ही आपका जो है मास्टर ग्रंथि कहलाता है दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, बहुत ही VVI है, तो आप हमेशा याद रखिएगा। तो नेक्स्ट में आपका दो प्रमुख वंशानुगत रोग है। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दो प्रमुख वंशानुगत रोग है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो एक आपका वर्णता है, एक हीमोफिलिया है। तो याद रखिएगा कि दो प्रमुख वंशानुगत रोग है, तो वर्णता यानी कि आँख से प्रॉब्लम होता है, एक हीमोफिलिया होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट थोड़ी को बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपका सर्वप्रथम मनुष्यों में वंध्यता का वर्णन किया। किन्होंने सर्वप्रथम मनुष्यों में वंध्यता का, यानी जिसे हम कलर ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, कि क्या कहते हैं? कलर ब्लाइंडनेस का वर्णन किया। किन्होंने बताया सर्वप्रथम? तो हेरनर महोदय ने सर्वप्रथम बताए थे क्या? कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। कितने में? 1876 में। यानी कि कलर वंध्यता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस के बारे में सर्वप्रथम किन्होंने बताए थे? हेरनर महोदय ने 1876 में बताएंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है आपका एक वर्णता यानी कलर ब्लाइंड व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। कौन सा जो है रंग को पहचान करने की क्षमता एक कलर ब्लाइंडनेस वाले व्यक्ति में नहीं होती है दोस्तों। चलिए आइए जानते हैं। तो आपका वह है हरा एवं लाल रंग की पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। किसमें? तो जिस व्यक्ति को आपका वंध्यता एवं कलर ब्लाइंडनेस, जिसे कलर ब्लाइंडनेस रोग से ग्रसित है, जो ग्रसित है कलर ब्लाइंडनेस रोग से, उसमें हरा एवं लाल रंग की पहचान करने की क्षमता नहीं होती है दोस्तों। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपका है थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। जी हाँ, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। किससे? तो थायराइड ग्रंथि से। तो किससे होता है दोस्तों? तो थायराइड ग्रंथि से आपका थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। चलिए दोस्तों याद रखिए। चलिए नेक्स्ट में आपका कि जठर रस में पाया जाता है। जठर रस में पाया जाता क्या? तो हाइड्रोक्लोरिकल अम्ल। तो आज जठर रस में क्या पाया जाता है दोस्तों? तो हाइड्रोक्लोरिकल अम्ल। देखिए दोस्तों, आजकल हम लोग कोरोना नामक वायरस से हम लोग पीड़ित हो रहे हैं, सारा देश इससे परेशान है। तो इससे ही रिलेटेड एक दवाई का, सरकार द्वारा दवाई का एक वैज्ञानिक खोज निकाले हैं। कौन सा दोस्तों? तो हाइड्रोक्लोरोक्विन। तो क्या है? हाइड्रोक्लोरोक्विन एक दवाई है दोस्तों, जो मलेरिया के से पीड़ित व्यक्ति का उपयोग में आता है। वही दवाई आपका जो कोरोना से संक्रमित व्यक्ति है, उसमें आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्या है दोस्तों? तो हाइड्रोक्लोरोक्विन। देखिए दोस्तों कि कौन सा ये दवाई है जो आपका कोरोना से पीड़ित व्यक्ति को बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हाइड्रोक्लोरोक्विन। इससे याद आ गया दोस्तों। तो मैं आप लोग को बता दिया कि जठर रस में पाया जाता है क्या? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और उस दवाई का क्या नाम है दोस्तों, जो आपका कोरोना वायरस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भागीदारी है निभा रहा है? तो हाइड्रोक्लोरोक्विन। चलिए नेक्स्ट थ्योरी को बढ़ते हैं। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। क्या? तो कवक और शैवाल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, तो कवक और शैवाल। चलिए नेक्स्ट को बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपका लार में पाया जाता है। क्या? लार में पाया जाता है तो क्या? तो टाइलिन। देखिए बहुत ही क्वेश्चन आते रहता है इस प्रकार। तो मेरा आज का थ्योरी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एक सवाल ये। तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है दोस्तों? तो आपका ये टाइलिन है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपका है कि प्रोटीन का पाचन होता है। क्या होता है? तो छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन क्या कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। तो हमारे शरीर के जो है
का हमारे शरीर का जो एक छोटी आंत जो अंग है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी वैसे तो हमारे शरीर का सारे अंग इंपॉर्टेंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कोई भी ये अंग अगर काम करना बंद कर देता है तो मनुष्य कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। तो सारे अंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों हमारे शरीर का। लेकिन जो छोटी आंत है हमारे पाचन जो है, हम लोग जो भोजन करते हैं, जो पूर्णतः हमारा भोजन का पाचन होता है वो हमारे किस में होता है, तो छोटी आंत में होता है दोस्तों। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन राज करता है कि हमारे शरीर में भोज्य पदार्थों का पूर्णतः पाचन कहाँ होता है, तो कहाँ होता है दोस्तों, तो छोटी आंत में होता है। तो इस प्रकार प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा छोटी आंत में होता है। चलिए नेक्स्ट क्यों बताते हैं। नेक्स्ट में आपका है कि मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है। जी हाँ, मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है तो मुख से। कहाँ होता है, तो मनुष्य में पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है दोस्तों, तो मुख से होता है। याद रखिएगा, जब हम भोजन को अपने मुख में डालते हैं तो वहीं उसी स्थान से आपका पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है दोस्तों, तो मुख से होता है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपका है कि पचे भोज का अवशेषण होता है। देखिए आ गया आपका क्वेश्चन आ गया, मैं आपको बता रहा था इसके ऊपर ही। तो कह रहा है कि पचे भोजन का अवशेषण होता है, यानी कि पचे हुए भोजन का अवशेषण कहाँ होता है, पूर्णतः रूप से कहाँ पचता है भोजन, तो छोटी आंत में पचता है। तो पचे हुए भोजन का अवशेषण होता है तो छोटी आंत में होता है। चलिए नेक्स्ट में आपका है लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, ये तो आपका हो चुका है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है तो टाइलिन। देखिए दोस्तों, जब मैं भी थ्योरी करवाऊंगा या कोई सेल्फ प्रैक्टिस करवाऊंगा उसमें 3 से 4 प्रश्न ऐसे होंगे दोस्तों जो आपको रिलेटेड होंगे, जो आपको हूबहू वही क्वेश्चन आपका रिपीटिंग होगा। तो आ देखिए दोस्तों कि क्वेश्चन आपका रिपीटिंग होगा, थ्योरी आपका रिपीटिंग होगा। तो जी जस्ट मैं ऊपर में कराया था कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम है तो आपका टाइलिन। आ देखेंगे तो इससे आपको पता चलता है दोस्तों कि ये काफ़ी 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 इंपॉर्टेंट ये आपका थ्योरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, तभी ये आपका रिपीटिंग हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आज रखिएगा। चलिए नेक्स्ट को बढ़ते हैं। लिस्ट में आपका टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। किस में पाई जाती है, तो टांग में। टांग में जो है एक टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला थ्योरी को बढ़ते हैं दोस्तों कि भोजन पचाने में सहायक होता है। तो क्या होता है दोस्तों, तो एंजाइम जो है किस में होता है, तो भोजन पचाने में सहायक होता है। चलिए नेक्स्ट को बढ़ते हैं। एंजाइम की रचना होती है तो किस में होता है, तो अमीनो अम्ल में। एंजाइम की रचना किस में होती है, तो अमीनो अम्ल में जो है एंजाइम की रचना होती है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपका पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं, तो अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाते हैं, तो अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट में आपका कि आहार नाल में स्टार्च पाचन में अंतिम उत्पाद है। आहार नाल में स्टार्च पाचन में अंतिम उत्पाद है तो किस में है दोस्तों, तो मल्टोज। याद रखिएगा कि मल्टोज जो है आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है। अगला है आपका शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है तो क्या कितनी होती है, तो 22। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो बात याद रखिएगा कि शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, तो 22 होती है। चलिए नेक्स्ट में आपका नेक्स्ट थ्योरी आपका है। चलिए नेक्स्ट थ्योरी आपका है। नेक्स्ट में आपका कह रहा है कि प्रोटीन में ऊतकों का निर्माण होता है। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट कि प्रोटीन शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। कहाँ, तो शरीर में, हमारे मानव शरीर में जो है ऊतकों का निर्माण होता है। कहाँ होता है, तो प्रोटीन से। कहाँ होता है, तो प्रोटीन से जो है शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। तो आप देखिएगा किससे हमारे शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो आपका प्रोटीन से। चलिए नेक्स्ट में आपका है। नेक्स्ट में है दोस्तों कि हड्डियों और दांतों के लिए उपयोगी है। हड्डियों एवं दांतों के लिए उपयोगी है क्या है, तो कैल्शियम व फास्फोरस। कैल्शियम व फास्फोरस जो है हमारे इस मनुष्य के हड्डियों एवं दांतों के लिए उपयोगी है। तो आ देखिएगा दोस्तों कि कैल्शियम एवं फास्फोरस मुख्यतः मनुष्य के किसके लिए उपयोगी है, तो हड्डियों एवं दांतों के लिए कैल्शियम एवं फास्फोरस उपयोगी है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपका है भोपाल गैस। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भोपाल गैस, यानी कि 1984 में जो हुआ था, रिसाव हुआ था, किस गैस का हुआ था दोस्तों, तो भोपाल गैस कांड जो है 1984 में रिसाव हुआ था। तो किसका हुआ था दोस्तों, तो याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट है, ये अक्सर एग्जाम में आता था। तो मिथाइल जो है आइसोसाइनाइड का, कौन सा गैस का हुआ था रिसाव, मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो है भोपाल गैस कांड में रिसाव हुआ था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं, तो क्रमशः कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को। काला हीरा किसको कहा जाता है, तो कार्बोनेडो, और काला शीशा ग्रेफाइट, और काला शीशा ग्रेफाइट को कहा जाता है। तो देखिए काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं, तो कार्बोनेड और ग्रेफाइट को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, नेक्स्ट में आपका है कि जीवन रक्षक हार्मोन है, तो क्या है, एड्रीनल। जीवन रक्षक हार्मोन है एड्रीनल। आप देखिएगा कि जीवन रक्षक हार्मोन कौन सा है, तो एड्रीनल। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट में आपका है कि पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। जी हाँ, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। पौधे जो है किससे प्रकाश अवशोषित करता है, तो किससे, तो पत्ती से। अर्थ है कि पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो पत्ती। चलिए नेक्स्ट में आपका है कि पत्तियों का रंग हरा होता है, किसके कारण, क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम हरित लवक के नाम से भी जानते हैं। तो आप देखिएगा दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक के कारण। तो नेक्स्ट में आपका है कि पत्तियों का रंग पीला होता है। जी हाँ, यहाँ पे हरा था, यहाँ पे क्या है आपका पीला, तो कैरोटीन का निर्माण के कारण। देखिएगा दोस्तों गर्मियों के दिन में पत्तियों का रंग पीला हो जाता है और उसके बाद झड़ जाती है, तो किसके कारण होता है, पत्तियों का रंग पीला, तो कैरोटीन निर्माण के कारण होता है। तो उस समय आपका पत्तों में कैरोटीन का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण पत्तियाँ आपका पीला हो जाती है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, पर्णहरित, जिसे हम क्लोरोफिल, पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है कौन सा दोस्तों, तो मैग्नीशियम। पर्णहरित क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु है, तो मैग्नीशियम, जो कि पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। क्या है, तो मैग्नीशियम। आप देखिएगा पर्णहरित क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु है, तो मैग्नीशियम। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट में आपका है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है किसके कारण, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो होता है क्या, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। तो क्या है, तो क्वेश्चन राइज करेगा कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित किसके कारण होती है, तो प्रकाश संश्लेषण के कारण जो है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट हुई आपका कि पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है, यानी कि जिसके द्वारा पेड़ पौधे खाना तैयार करते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसको हम प्रकाश संश्लेषण का नाम से जानते हैं, जिसे हम फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। फोटोसिंथेसिस यानी कि फोटोसिंथेसिस क्रिया द्वारा पेड़ व पौधे खाना तैयार करते हैं। अपना खाना तैयार पेड़ पौधे किसके कारण करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। चलिए नेक्स्ट को बताते हैं, नेक्स्ट में आपका है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो क्या है आवश्यक, तो CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। आ देखिएगा दोस्तों ये सारे फैक्ट आ देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस किस चीज़ों का आवश्यक है, तो आपका CO2, जल, क्लोरोफिल, CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, इंपॉर्टेंट थ्योरी है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट में आपका है कि प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होती है। जी हाँ, कहाँ होती है, तो लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होती है कहाँ, तो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होती है। तो याद रखिए दोस्तों कि लाल रंग का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो खतरे के निशानी के लिए किया जाता है। किसके, लाल रंग का उपयोग किस कारण के लिए, तो खतरे के निशानी के लिए, और किसके लिए, तो इसका तरंगदैर्घ्य जो सबसे अधिक होता है, जिससे दूर से ही दुर्घटना होने वाले पहचान लेते हैं कि वहाँ पे खतरे का निशानी है, तो कोई ना कोई वहाँ पे कारण जरूर है। तो इसका तरंगदैर्घ्य तीव्र होने के कारण हम लोग को दूर से ही लाल रंग की वस्तुएं दिखाई देती है। चलिए दोस्तों याद रखिएगा। अगला है आपका कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, उपचयन होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन निकलता है। किससे, तो जल से। जल से क्या निकलता है, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा निकलता है, आपका उपचयन होता है। चलिए अगला है आपका कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है, तो फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल जो है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिरिक उपयोगी अम्ल है। चलिए नेक्स्ट में आपका है कि राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है।
राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है, तो क्या है, तो तना है आपका। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है, तो तना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपका है कि दलहन के जड़ में पाया जाने वाला जीवाणु है। जी हाँ, दलहन के जड़ में जो है पाया जाने वाला जीवाणु है, तो क्या है, तो राइजोबियम। राइजोबियम कहाँ पाया जाता है, तो दलहन के जड़ में, यानी कि दलहन के जो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनके जड़ में क्या पाया जाता है, तो राइजोबियम पाया जाता है। देखिएगा कि दलहन के जड़ में पाया जाने वाला जीवाणु है तो राइजोबियम। चलिए नेक्स्ट थोड़ी आपका है, इसमें आपका कि पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, किससे करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। नेक्स्ट में आपका है, नेक्स्ट थोड़ी आपका है दोस्तों, क्या है कि पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है, किसके द्वारा होता है, तो जाइलम द्वारा। तो आप देखेगा दोस्तों कि जो है पादपों यानी कि पेड़ पौधों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है, तो किसके द्वारा, तो जाइलम द्वारा जो होता है जल एवं खनिज का संचालन होता है। तो जल एवं खनिज का संचालन किसके द्वारा होता है, तो जाइलम द्वारा। चलिए नेक्स्ट में आपका है दोस्तों, नेक्स्ट में आपका है कि पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट थोड़ी आपका दोस्तों। आप देखिएगा अक्सर एग्जाम में आते रहता है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, तो कौन पहुंचाता है, तो फ्लोएम। जाइलम और ये फ्लोएम पौधे का दो विशेष अंग है दोस्तों, विशेष भाग है। तो जो है फ्लोएम द्वारा क्या कार्य होता है, तो पौधे द्वारा जो भोजन बनाया जाता है, खाद्य पदार्थ बनाया जाता है, वो विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है, किसके द्वारा, तो फ्लोएम द्वारा। और खनिज एवं लवण का संचालन कौन करता है, तो जाइलम करता है। याद देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी आई। चलिए नेक्स्ट में आपका है कि वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है, तो क्या है, तो आपका ऑक्जेनोमीटर। तो क्वेश्चन अराइज करता है दोस्तों कि ऑक्जेनोमीटर से क्या नापा जाता है, तो क्या नापा जाता है, तो तने की वृद्धि दर नापी जाती है। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है क्या है, तो ऑक्जेनोमीटर। आप देखिए कि ऑक्जेनोमीटर द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है। तो नेक्स्ट में आपका है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि आत्महत्या की थैली कहा जाता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ये है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में आता है कि आत्महत्या की थैली कहा जाता है किसको, तो लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, तो लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, तो आत्महत्या की थैली कहा जाता है। देखिएगा दोस्तों कि आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट में आपका है, नेक्स्ट में आपका कह रहा है कि लाइसोसोम की खोज किए थे, किसने किए थे, तो डी दुबे महोदय ने 1949 में। डी दुबे महोदय ने 1949 में किसका, तो लाइसोसोम की खोज किए थे। चलिए नेक्स्ट में आपका है, नेक्स्ट थोड़ी आपका है दोस्तों कि प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है आपका, तो राइबोसोम। राइबोसोम का क्या कहलाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाता है दोस्तों, तो राइबोसोम कहलाता है प्रोटीन की फैक्ट्री आपका। आत्महत्या की थैली कौन सा कहलाता है, तो आपका लाइसोसोम कहलाता है आत्महत्या की थैली। तो आप देखिए दोस्तों कि प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। तो क्वेश्चन अराइज करता है कि राइबोसोम क्या कहलाता है, तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो मेरा यहीं समाप्त होता है, एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबके लिए फिर हाजिर होऊंगा एक नए थ्योरी के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छी लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें।